आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। नागपुर फिसादात के मामले में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस एक्शन में, शहर में अमन व अमान पर की जाएगी जायजा मीटिंग। कहा फिसादियों से करेंगे नुकसान की भरपाई, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर का भी किया जाएगा इस्तेमाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 रोज़ा सालाना इजलास में बांग्लादेश में अक़लियत और हिंदुओं पर जुल्म सितम पर करारदाद मंजूर। हिंदुओं की हिफाजत का किया गया मुतालबा, अक़वाम मुत्तहिदा से मदाखलत की अपील। कहा बाज़ आलमी ताकतें भारत के पड़ोसी ख़त्तों में अदम एतमाद और तनाज़ात की फ़िज़ा पैदा करके अदम इस्तेहकाम फैलाने की कर रही हैं कोशिश। हदबंदी के मामले पर अपोजिशन इत्तेहाद में दरार। ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू ने चेन्नई में वजीर आला M.K. स्टालिन की मीटिंग से खुद को किया दूर। बीजेपी ने भी काले झंडे दिखाकर किया एहतजाज। बीजेपी ने कहा मीटिंग अपनी गलत हुक्मरानी को छुपाने के लिए की जा रही है मुनक्किद। नोएडा स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट मामले में CBI ने दर्ज की 3 FIR। दिल्ली और नोएडा में छापे, 9,000 करोड़ से ज्यादा के घपले का इल्जाम। IPL का 18वां एडिशन आज से होगा शुरू। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान ईडन गार्डन में मुनक्किद होगा। खबरें अब तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर पुलिस हेडक्वार्टर में शहर में अमन अमान के हवाले से जायजा मीटिंग की। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला तशद्दुद इलाके का दौरा कर सकते हैं। तशद्दुद के बारे में महाराष्ट्र हुकूमत ने दावा किया है कि इस फिसाद के पीछे जो भी कसूरवार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 17 मार्च को नागपुर के कई हिस्सों में पथराव और आतिशजनी की खबरें आई थीं। छत्रपति संभाजी नगर में मुगल शहंशाह औरंगजेब के मकबरे को हटाने का मुतालबा करते हुए विश्व हिंदू परिषद की ज़ेर क़यादत एहतजाज के दौरान मजहबी तहरीर पर मुश्तमिल चादर को जलाने की अफवाहों के बाद तशद्दुद फूट पड़ा। तशद्दुद के दौरान 33 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, जिनमें 3 डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सतह के अफसरान भी शामिल हैं। नागपुर तशद्दुद मामले में अब तक 13 FIR दर्ज की गई हैं। और महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में तशद्दुद के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वज़ीर आला फडणवीस ने यकीन दिलाया कि इस फिसाद के पीछे जो भी कसूरवार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि CCTV फुटेज से फिसादियों की शिनाख्त की जा रही है। अब तक 104 मुल्जिमान को शिनाख्त करके गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 12 नाबालिग भी शामिल हैं। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि नागपुर तशद्दुद में जो भी नुकसान हुआ है वो फिसादियों से ही वसूल किया जाएगा। ये भी कहा गया कि फिसादात में जिन खानदानों की इमलाक का नुकसान हुआ है उन्हें 3 से 4 दिन के अंदर मुआवजा दे दिया जाएगा। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम हैं उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 3 रोज़ा सालाना इजलास के दौरान संघ की ऑल इंडिया नुमाइंदा असेंबली ने बांग्लादेश की हिंदू बिरादरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक करारदाद मंजूर की और बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाए जाने वाले मजालिम के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। आरएसएस ने कहा कि ऑल इंडिया नुमाइंदा असेंबली बांग्लादेश में हिंदू और दीगर अक़लियती बिरादरियों के खिलाफ इस्लामी बुनियाद परस्त अनासिर की तरफ से मुसलसल मुनज़्ज़म तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम पर गहरी तशवीश का इजहार करती है। ये वाज़ेह तौर पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। करारदाद में कहा गया है कि बांग्लादेश में हालिया तख्तिक के दौरान मठ मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों और तालीमी इदारों पर हमले, मूर्तियों की बेहुरमती, वहशियाना कत्ल, इमलाक की लूटमार, खवातीन के अगवा और तशद्दुद और तब्दीली मजहब जैसे कई वाक़यात मुसलसल मंजर आम पर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू आबादी की तादाद मुसलसल कम हो रही है। हिंदू समाज के सामने आज वजूद का बहरान है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल तशद्दुद और नफ़रत को जिस सतह पर हुकूमती और इदारा जाती मदद मिली है वो एक संगीन तशवीश का बायस है। तंजीम ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि कुछ बैनुल-अक़वामी क़ौमें क़ुव्वतें जानबूझकर भारत के पड़ोसी ख़ित्तों में अदम एतमाद और तनाज़े की फ़िज़ा पैदा कर रही हैं। वो एक मुल्क को दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा करके अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने ऐवान नुमाइंदगान, सोच रखने वाले तबक़े और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन से अपील की कि वो भारत मुखालिफ माहौल और पाकिस्तान और डीप स्टेट की सरगर्मियों पर नज़र रखें और उन्हें बेनकाब करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई हिंदू तंजीमों ने इस तशद्दुद के खिलाफ तहरीकें और एहतजाजी मुजाहरे भी किए हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम का मुतालबा किया है। एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि नुमाइंदा असेंबली हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करती है कि वह बांग्लादेश की हुकूमत के साथ मुसलसल बातचीत जारी रखे ताकि वहाँ की हिंदू बिरादरी की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों और आलमी बिरादरी से अपील की गई कि वो बांग्लादेश में हिंदू और दीगर अक़लियती बिरादरियों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक का संजीदगी से नोटिस लें और बांग्लादेश की हुकूमत पर इन पुरतशद्दुद सरगर्मियों को रोकने के लिए दबाव डालें। ऐवान नुमाइंदगान ने हिंदू बिरादरी और दीगर ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वह बांग्लादेशी हिंदुओं और दीगर अक़लियती बिरादरियों की हिमायत में यकजहती के लिए आवाज़ बुलंद करें। बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ और वहाँ के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहाँ हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना और ये वहाँ के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहाँ के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से और वहाँ उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास करें। ऐसा एक प्रस्ताव बांग्लादेश की आज की हिंदू समाज की जो परिस्थिति है, माइनॉरिटीज की जो परिस्थिति है, उसको लेकर हमने एक सीमित विषय के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है। ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी हैं, बहुत सारी बातें हमारी समान हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारे उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर। लेकिन इस बार एक अच्छा विषय उसमें यह भी है कि ये जो सारा हुआ तो पहली बार वहां के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर एक कलेक्टिव, डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। चेन्नई में हदबंदी के मामले पर तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन की तरफ से एक मीटिंग हो रही है। इसमें तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और केरला के वजीर आला पिनराई विजयन शामिल हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा भी इजलास में शरीक हैं। लेकिन मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस मुलाकात से खुद को अलग कर लिया है। साथ ही RSS ने इस मुलाकात को हदबंदी के नाम पर शुमाल और जनूब को तकसीम करने की कोशिश करार दिया है। बीजेपी इसे
इंतखाबी स्टंट और ड्रामा करार दे रही है। ताहम स्टैलिन की मुलाकात को अपोजिशन इत्तेहाद की ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। नाज़रीन, आज रात पूरी दुनिया में अर्थ आवर यानी 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटा मनाया जाएगा। इस साल अर्थ आवर की थीम द पावर ऑफ नेचर है, जो हमें कुदरत की ताकत और इसके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत की याद दिलाता है। अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में लोग, इदारे और अहम यादगारें 1 घंटे के लिए गैर ज़रूरी लाइट्स और बरक़ी आलात को बंद कर देते हैं। इसका एहतमाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बेदारी पैदा करने के लिए किया गया है। भारत के बहुत से बड़े शहर और मशहूर इमारतें अर्थ आवर के दौरान लाइट्स बंद करने का इरादा रखती हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, हावड़ा ब्रिज और कई दीगर तारीखी इमारतों को इस इक़दाम में शामिल किया जाएगा। माहौलियाती कारकुनों और तंजीमों ने लोगों से अपील की है कि इस इक़दाम का हिस्सा बने और फितरत को बचाने में अपना हिस्सा डालें। बीजेपी लीडर तमिल सुंदरराजन ने तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन की तरफ से बुलाई गई हदबंदी पर पहली मुश्तरका कमेटी के इजलास के खिलाफ सियाह परचम लहराकर एहतजाज किया। सुंदरराजन ने एक बयान देते हुए कहा कि अभी हदबंदी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वज़ीर आला अपनी गलत हुक्मरानी को छुपाने के लिए मीटिंगें कर रहे हैं। दीगर रियासतों के वज़राए आला भी अपनी बदइंतज़ामी को छुपाने के लिए इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। With all these problems, what the delimitation is not announced, but CM is conducting a meeting. Tamil Nadu CM is conducting a meeting to hide his misgovernance. All the other state CMs are attending the same meeting to hide their own state's misgovernance. और जस्टिस B.R. गोई की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक 5 रुकनी वफ्द आज मणिपुर के इम्फाल पहुंचा। वफ्द में जस्टिस B.R. गोगोई, सूर्यकांत विक्रमनाथ, M.M. सुंदरेश, K.V. विश्वनाथन और N. कोटेश्वर शामिल हैं। ये तमाम लोग रिलीफ कैंपों का दौरा करेंगे। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव सरबराह जस्टिस गोई मणिपुर के तमाम अजला में कानूनी खदमात के कैंपों और मेडिकल कैंपों का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह भी करेंगे। इसके अलावा इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और अखरवाल अजला में नए कानूनी इमदादी क्लिनिक भी शुरू किए जाएंगे। दाखिली तौर पर हिजरत करने वाले अफराद के दरमियान ज़रूरी इमदादी सामान तकसीम किया जाएगा। कानूनी खदमात कैंप IDs को सरकारी फलाही प्रोग्रामों से जोड़ेंगे ताकि सेहत की देखभाल, पेंशन, रोज़गार की स्कीम और शनाख्ती दस्तावेज़ात जैसे फ़वाइद तक रसाई को यकीनी बनाया जा सके। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। CBI ने उत्तर प्रदेश में मुजव्वज़ा हज़ारों करोड़ रुपए के स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3 FIR दर्ज की हैं। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने दिल्ली और नोएडा में भी कई मकामात पर तलाशी ली है। तलाशी के दौरान मुजरिमाना दस्तावेज़ात, डिजिटल शवाहिद बरामद हुए हैं। नोएडा में स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की अलॉटमेंट, तरक्की और मंजूरी में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला मायावती और अखिलेश यादव की चीफ मिनिस्टरशिप 2011 और 2014 के दरमियान का है। CAG की रिपोर्ट के जारी होने के बाद बेकायदगियों का पर्दाफाश हुआ है और 9,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का घपला सामने आया है। आज पानी का आलमी दिन भी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में कैच द रेन मिशन का आगाज़ करके आने वाली नस्लों के लिए आबी ज़खायर से मालामाल भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की समत में एक अहम कदम उठाया है। ये मिशन जल शक्ति अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसका मकसद बारिश के पानी को महफूज करना, पुराने तालाबों और कुओं की बहाली और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बढ़ाना था। इस मुहिम के जरिए बारिश की हर बूंद को बचाकर हम मुस्तक़बिल में पानी की किल्लत से निमटने की जानिब मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। पानी ही जिंदगी है सिर्फ नारा नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसको बेदारी के जरिए एक इनकलाबी अवामी तहरीक में तब्दील होना चाहिए और इसके बाद अवाम की शराकत दारी से इस मसले का हल होना चाहिए।
इस मकसद के तहत 22 मार्च 2021 को आबी तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान केच द रेन मुहिम का आगाज़ किया। इसके तहत 5 इंतहाई अहम इक़दामात को अपनाने पर जोर दिया गया, जिनमें बारिश के पानी को जमा करने और इसका तहफ़्फ़ुज़, तमाम आबी ज़ख़ायर के आदादो शुमार, जियो टैगिंग और फहरिस्त बनाना, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइंसी मनसूबाबंदी, तमाम अज़ला में जल शक्ति मराकिज़ का क़याम, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी और बेदारी मुहिम पैदा करना शामिल हैं। जल शक्ति अभियान केच द रेन मुल्क भर के तमाम देही और शहरी इलाकों में ब्लॉक्स का अहाता करने वाली एक सालाना सरगर्मी बन गई है। इस मुहिम की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1,67,00,000 से ज़्यादा आबी तहफ़्फ़ुज़ के कामों को रिवायती आबी ज़ख़ायर को बहाल करके मुकम्मल किया गया है। इस मुहिम के आगाज़ के बाद से हर साल पानी के मौसर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। पिछले साल इस मुहिम के 5वें एडिशन का आगाज़ किया गया। नारी शक्ति से जल शक्ति इस मुहिम में आबी तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम इंसराम में ख़वातीन के अटूट किरदार पर जोर दिया गया था और अब ये हम सब का फ़र्ज़ है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के साथ हम खुद भी जुड़ें ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल महफूज हो सके। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी के आलमी दिन के मौके पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि पानी के आलमी दिन पर हम पानी के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के अपने अज़्म का इआदा करते हैं। पानी तहज़ीबों की लाइफलाइन रहा है, इसलिए उसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज करना ज़्यादा ज़रूरी है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सूख, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। बिहार आज अपना 113वां यौम तासीस मना रहा है। बर्तानवी दौर में बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नई रियासत के तौर पर वजूद में आया। इस दिन को यौम बिहार के तौर पर मनाया जाता है। इस साल यौम बिहार का थीम है अनंत बिहार विकसित बिहार।
इस मौके पर रियासत भर में बिहार के शानदार सकाफती विरसे की नुमाइश करने वाले मुतादिद प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस मौके पर दारुल हुकूमत पटना के गांधी मैदान में 3 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि शोबाजात की नुमाइश में 2 दिन की तौसी कर दी गई है, जो कि 26 मार्च तक जारी रहेगी। गांधी मैदान में बिहार हुकूमत के तकरीबन 40 महकमों के स्टॉल लगाए गए हैं। आज सुबह रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के स्टॉल का इफ्तिताह रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के वजीर अशोक चौधरी ने किया और उन्होंने बिहार के लोगों को यौम बिहार की मुबारकबाद दी। बिहार दिवस 2025 की पूरे बिहार वासियों को और देश में जो बिहार से बाहर रह रहे हैं सभी बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो हमारा साल होगा, जो आने वाला हमारा 5 वर्ष, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है और आने वाला 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एक बड़ी छलांग औद्योगिक क्षेत्र में और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में लगाने वाला है। और लगातार माननीय नेता का ये संकल्प है कि हम सभी जगह जो 100 बसावट है वहाँ तक हम बारहमासी सड़क देने का काम करें और ग्रामीण कार्य विभाग उस पर कार्यरत है। और जब जब वर्ल्ड बैंक का एक रिव्यू है, वर्ल्ड बैंक ने अपने कहा है कि जब तक 10 से 20% अगर हम रोड डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो 5 से 6% हमारा पॉवर्टी लेवल कम होता है और इसी को ध्यान में रखकर नेता हमेशा ग्रामीण कार्य विभाग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम बिहार पर बिहार के लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, यौम बिहार पर रियासत के तमाम बाशिंदों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। बिहार की सरजमीन ज़बान क़दीम से इल्म और तरक्की का मरकज़ रही है। मुझे यकीन है कि बिहार के बाशिंदे अपनी काबिलियत, अज़्म और मेहनत के बलबूते पर एक तरक्की याफ्ता बिहार और एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में अपना बेहतरीन हिस्सा डालते रहेंगे। यौम बिहार के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों के तईन ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बहादुरों और अजीम शख्सियात की मुक़द्दस सरजमीन बिहार के मेरे तमाम भाइयों और बहनों को यौम बिहार की नई ख्वाहिशात। भारतीय तारीख़ को काबिल फ़ख्र बनाने वाली हमारी ये रियासत आज अपनी तरक्की के सफ़र में एक अहम मरहले से गुजर रही है, जिसमें बिहार के मेहनती और बासलाहियत लोगों का अहम किरदार है। हम अपनी रियासत की हिम्मत तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो हमारी सकाफ़त और रिवायात का मरकज़ है। नाज़रीन, बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने सौगाते मोदी मुहिम शुरू की है ताकि रमज़ान के मुक़द्दस महीने और आइंदा ईद की तक़रीबात के दौरान 32 लाख से ज़्यादा गरीब अफराद की मदद की जा सके। इस मुहिम का मकसद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के उसूलों को अमली जामा पहनाना है। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने ऐलान किया है कि पार्टी के 32,000 ओहदेदार मकामी मसाजिद की कमेटियों के साथ मिलकर हर मस्जिद में 100 से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद की शनाख्त करेंगे और इन अफराद को सौगाते मोदी का एक किट फराहम किया जाएगा, जिसमें ईद की तक़रीबात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अशियाँ शामिल होंगी। ईद के अलावा ये मुहिम दीगर अहम मौक़े जैसे गुड फ्राइडे, ईस्टर, नौरोज़ और भारतीय नए साल पर भी मदद के तौर पर फराहम की जाएगी, जिससे फ़िरक़े वाराना हम आहंगी और इत्तेहाद को फ़रोग़ मिलेगा। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीज़न आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में दिफाई चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। खास बात यह है कि दोनों टीमें 2008 के बाद पहली बार IPL का इफ्तिताई मैच खेलने जा रही हैं। मुकाबले के पहले एडिशन का इफ्तिताई मैच भी इन दोनों टीमों के दरमियान खेला गया। अजीम मुक्केबाज और साबिक हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन का इंतकाल हो गया। उनके अहले खाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसकी तस्दीक की। उनकी उम्र 76 बरस की थी। रिंग में बिग जॉर्ज के नाम से मशहूर फोरमैन ने 1960 की दहाई में अपने कैरियर का आगाज़ किया और ओलंपिक गोल्ड मेडल समेत मुतअद्दिद खिताब जीते। वो 2 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहे। फोरमैन ने 81 बॉक्सिंग मैचेस खेले, इनमें से 76 में कामयाबी हासिल की। इनमें से 68 मैच उन्होंने नॉकआउट से जीते। फोरमैन को सिर्फ 5 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फोरमैन ने 1978 मैक्सिको ओलंपिक्स में हैवीवेट ज़ुमरे में सोने का तमगा भी जीता था। उन्होंने अपना पहला आलमी टाइटल 1973 में जीता और 1994 में 45 साल की उम्र में इसे दोबारा से हासिल किया। वो 1997 में बॉक्सिंग से रिटायर हुए। शायकीन के पसंदीदा बॉक्सर्स में से वो एक थे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।